नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। ये हफ्ता तो बहुत ही अहम है, हर हफ्ता अहम होता है, लेकिन पॉलिटिकली हफ्ता अहम है। गुजरात के इलेक्शन की डेट आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी और उस डेट के अनाउंस करने से पहले एक दुखद घटना भी हुई। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के बीच में वो मोरवी की दुर्घटना है, जिसमें मानवीय भूल के कारण करीब 150 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और वो बिल्कुल मैन मेड समस्या थी। इस बीच कल एबीपी वोटर के भी सर्वे आ गए हैं कि कितना किसकी बढ़त है, किसकी नहीं बढ़त है। प्रोफेसर दुबे, आज सबसे पहले हम लोग वही शुरू कर ले रहे हैं कि जो मोरवी की घटना हुई और उसका, जैसे लोगों का एक पक्ष है कि पहले दिन प्रधानमंत्री जी नहीं गए, कुछ लोगों का कहना है पहले दिन चले जाते तो शायद ज्यादा दिक्कत होती वहां बचाव कार्य में, कुछ लोगों का कहना है वहां दूर तो रहना ही चाहिए था। फिर एक पक्ष ये कहता है कि उस दिन कम से कम उनको बहुत ड्रेस नहीं बदलनी चाहिए थी। फिर एक पक्ष ये भी कहता है कि वो जो जिस तरह से तैयारी, रंग रोगन, सड़क ये सब बनने लगी थी, वो भी कोई ठीक नहीं था। ये ओवरऑल मोरवी की घटना क्या कुछ प्रभाव डालेगी इस इलेक्शन पे? मोरवी की घटना का प्रभाव इस इलेक्शन पे गहरा पड़ना चाहिए और उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होगा, फायदा तो उससे हो नहीं सकता है। क्योंकि और हम सब लोगों को जो कि मीडिया में हैं, जो अपने आप को राजनीतिक समीक्षक कहते हैं, उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि मोरवी का पुल जब गिरा तो कौन सा इंजन नाकाम हुआ? जो डबल इंजन की सरकार है उसमें दिल्ली वाला इंजन नाकाम हुआ कि गुजरात वाला इंजन नाकाम हुआ? अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो गुजरात में दरअसल एक ही इंजन की सरकार चल रही है, दो इंजन की नहीं है। जो भूपेंद्र पटेल हैं, उनको कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि गुजरात के लोग भी शायद उनको ठीक से नहीं जानते हैं। ठीक है, गुजराती हैं वो, उनकी तस्वीर वहां बहुत ज्यादा दिखाई अब तो पहचानते होंगे तकनीकी रूप से, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के लोगों के दिमाग में उनकी कोई छवि नहीं है। यही कारण है कि जब मोरवी में प्रधानमंत्री गए तो वही सब मीडिया के सामने आया। भूपेंद्र पटेल ने क्या किया मोरवी की दुर्घटना पे, ये सब अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है। दरअसल मोरवी की दुर्घटना के जिम्मेदार तो भूपेंद्र पटेल हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने कहा कि एक और बात हुई है जिसका हम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि कांग्रेस ने आरोप लगाया जिस दिन चुनाव आयुक्त ने गुजरात की तारीखें घोषित की, उस दिन कांग्रेस ने एक उनके ऊपर तंज कसा अपने एक ट्वीट के जरिए। तो उसका जवाब भी दिया, पत्रकारों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त से कि आपके ऊपर तंज कसा गया है, आपकी आलोचना कर दी गई है। तो उसको चुनाव आयुक्त ने जवाब भी दिया। वो जवाब थोड़ा सा विचित्र था। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हैं और बाद में जब नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो उन्हें अफसोस होता है कि उन्हें चुनाव आयोग पे उन्होंने आरोप क्यों लगाया। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि नतीजे पक्ष में विपक्ष में आने में चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये तो वोटरों का काम है, ये वोटरों का विशेषाधिकार है कि वो किसको चुने या किसको न चुने। चुनाव आयोग का काम तो व्यवस्था करना है। तो चुनाव आयोग की जो आलोचना होती है वो व्यवस्था को लेके होती है। ये सही है कि भारत के चुनाव आयोग की बहुत प्रतिष्ठा है, न केवल भारत में प्रतिष्ठा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा है। उसे कई जगह चुनाव कराने के लिए भी बुलाया जाता रहा है। वो दूसरे नए चुनाव आयोगों को प्रशिक्षण देने का काम भी करता है दुनिया भर में घूम घूम के। तो ये सब बात है, उसमें ये सारी खूबियां हैं चुनाव आयोग में। और भारत की अभी भी वो एक ऐसी संस्था है जो जनता के दिमाग में इसकी साख अच्छी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, या मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद में जो राज सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ है उसके लपेटे में चुनाव आयोग भी आ गया है। इसलिए बार बार हमें लगता है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर काफी ढीला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, जब वो सीधे सीधे धार्मिक गोलबंदी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिल्ली के पिछले चुनाव में हुआ था, उस पर चुनाव आयोग केवल जवाब, ऐसी नाम मात्र के लिए मुंह दिखावे का जवाब तलब करके छोड़ देता है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जिस तरह की भाषा दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने और अनुराग ठाकुर वगैरह ने बोली थी, चुनाव आयोग को चाहिए था कि उनको बहुत सख्ती से जवाब तलब करता और उनकी सिफारिश करता कि इन लोगों की ये जो संसद सदस्यता है वो छीन ली जाए। इन्होंने इस तरह की गतिविधि की थी जो संविधान विरोधी थी, कानून विरोधी थी, मानवता विरोधी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और प्रधानमंत्री तो कुछ भी करते रहे, चुनाव आयोग कभी उसका संज्ञान ही नहीं लेता है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह दीदी ओ दीदी करके तमाम तरह की बातचीत की थी,
उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री को नोटिस दिया जाना चाहिए था कि आप ये जो भाषा बोल रहे हैं और आपका लहजा जो है ये प्रधानमंत्री के पद के योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज वो कह रहा है कि अगर कोई जीत जाता है तो बाद में उस व्यक्ति को अफसोस होता है कि उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया था। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी ये बताना नहीं है कि कौन जीत रहा है, उसमें आपकी क्या भूमिका है। आपकी भूमिका तो उसमें कोई होनी ही नहीं चाहिए। आपको न केवल निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना चाहिए बल्कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराते हुए दिखना भी चाहिए। आज स्थिति यह है कि भले ही चुनाव आयोग, भारत में चुनाव की स्थिति ऐसी बनी है कि उसमें बहुत ज्यादा पक्षधरता मुमकिन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करते हुए दिख नहीं रहा है। जी जी जी, मैं अब ऐसा इसी में एक चीज और जोड़ दूं। एक तो पहले मेरा अपना अनुमान है कि अगर डबल इंजन सरकार का, जैसे सरकार कहती है डबल फायदा है, तो मेरे हिसाब से डबल इंजन सरकार के नुकसान भी डबल होते हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से नुकसान करती हुई बढ़ती है कि उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। मैं जो ये इलेक्शन कमीशन का है इसको एक ढंग से और देख रहा हूं, जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। भाई साहब, मॉडल जिस दिन इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को वोट की काउंटिंग हो रही है, वहां पे 54 दिन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, क्योंकि 14 अक्टूबर का अनाउंस हो गया था। यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 36 दिन का है। और ये इंपॉर्टेंट भाई साहब इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी मान रहा हूं कि चुनाव आयोग जब ऑब्जर्वर भेजता है हर जिले में कम से कम एक को, उसमें से 33 जिले हैं, 2 4 5 तक तो ऐसे होंगे जो कुछ कड़ा निर्णय लेने में सक्षम हो। बाकी ठीक है, बाकी फॉलोइंग द लाइन है, जैसी सरकार कहेगी वैसे कर। और उस दिन अगर मोरवी में कोई ऑब्जर्वर रहता तो ये जो ट्रीटमेंट अभी मोरवी के हत्यारों का हुआ है, ये ट्रीटमेंट नहीं होता, तब तक दूसरा ट्रीटमेंट हो चुका होता। तो ये भी लोगों को समझना है कि आप ये जो शॉर्ट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जानबूझ के सरकार ने किया, जिससे आप सारे काम अपने करते रहे। भाई, मैं जब मुझे एक टीवी चैनल से बुलाया गया कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएं। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि केवल हिमाचल की तारीखें घोषित हो रही हैं। तो मैंने सवाल भी उठाया, भाई गुजरात की तारीखें क्यों घोषित नहीं हो रही हैं? तो उसके लिए इधर उधर के तमाम जवाब दिए गए। देखिए, गुजरात के, जब आपने जैसे बताया कि वहां 54 दिन का मॉडल कोड यहाँ केवल 36 दिन का है। यही घटना, ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ जो अलग अलग किस्म का बर्ताव चुनाव आयोग ने किया, ये घटना भी अपने आप में साफ तौर पर बताती है कि दरअसल चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है। क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्लेयर है। अब आप देखिए क्या हुआ है कि जिस वक्त गुजरात में चुनाव मुहिम बहुत ज्यादा तेजी पे ऊपर होगी, उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों को नगरपालिका के चुनाव में भी जूझना होगा। उनकी शक्तियां दो जगह बढ़ जाएंगी, उनकी शक्तियां दो जगह बढ़ जाएंगी। पूरा खेल इस तरीके से खेला गया है। जी। तो और भारतीय जनता पार्टी बाकायदा गुजरात में चिंतित है कि अभी तो आम आदमी पार्टी केवल कांग्रेस की जमीन छीन रही है, लेकिन कब वो बीजेपी की जमीन छीननी शुरू कर देगी उस वक्त मुश्किल होगी। आम आदमी पार्टी ने अपना जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है यशुदान गढ़वी, वो गढ़वी यानी वो ओबीसी पिछड़ी जाति से आते हैं। गढ़वी हालांकि पूरे गुजरात में 1% है, लेकिन अगर जो नरेंद्र मोदी की जो जाति है उसकी भी कोई खास संख्या नहीं है गुजरात में, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से और व्यवहारिक रूप से पिछड़ी जाति के पुत्र हैं। और ऐसे में गुजरात की जो 45% ओबीसी वोटर हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की दावेदारी इससे बढ़ती है। आम आददमी पार्टी ने जानबूझ के ये रिस्क लिया है। इससे पहले उसके दो जो प्रमुख नेता थे गुजरात में, वो पटेलों में से आते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सोचा है कि वो अपना फोकस जो है वो पिछड़ी जातियों के ऊपर करेंगे, ओबीसी वोटों के ऊपर करेंगे। तो ये जो रणनीति है, धीरे धीरे इस रणनीति का भी एक असर जो आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के ऊपर वहां पड़ना शुरू होगा। जी। और एक बात तो मैं क्योंकि मोरवी की घटना पे एक मैं अपनी बात आपसे और समझ लूं, राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने मना किया इस पे कुछ कहने से, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका चुप रहना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे गया, मतलब साइलेंस वाज लाउडर देन हिज वर्ड्स। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि 3 दिन आएंगे गुजरात में वो और चुनाव प्रचार करेंगे। वो तारीख है, हमें तो उम्मीद थी कि तारीख वो कल ही घोषित कर दी जाएगी, क्यों खबर वो परसों आई थी, मेरे सामने आई थी जब मैं टीवी के ऊपर था, लेकिन तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। और ये भी कहा गया है कि वो 3 दिन लगातार नहीं होगा, बल्कि बीच में अंतराल देकर बार बार आएंगे, फिर जाएंगे, यात्रा करेंगे अपनी और फिर करेंगे।
देखिए ये सब चीजें करके कांग्रेस अपने पैरों पर पहले से कुल्हाड़ी मार रही है। और जो आज आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस तरीके से सिर उठाकर प्रचार कर रही है और भाजपा का मुकाबला कर रही है बिल्कुल सामने तनकर, और कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, उसके पीछे कांग्रेस की ये नीति है। मुझे तो मैंने आपके ही चैनल पर सुझाव दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि वो राहुल गांधी को निर्देश दें कि वो अपनी यात्रा 10 दिन के लिए रोक दें और 10 दिन आके गुजरात के चुनावी दंगल में कूद जाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे कांग्रेस को बहुत लाभ होगा, लेकिन ना वो निर्देश दे पाने की स्थिति में है, ना राहुल गांधी अपने आप सोच पाने की स्थिति में है। देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है, जो ठीक रणनीति है, मैं इससे सहमत हूं। मेरा मानना है, आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। लेकिन राजनीति में जो फौरी समस्याएं होती हैं, फौरी लक्ष्य होते हैं, उनको वेधना जरूरी होता है। अब आपके सामने 2 महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में आपकी अनुपस्थिति दर्ज हो रही है, दोनों जगह आपके पास नेता नहीं है, और जो सबसे बड़ा नेता है इसको जनता जानती है और उसके नाम पे वोट देती है, राहुल गांधी, वो दोनों जगह प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है। एक जगह केवल नाम मात्र के लिए जाएगा, अगर गया तो अभी भी तय नहीं है, और दूसरी जगह तो बिल्कुल नहीं जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। जी जी। तो भारत जोड़ो यार, अगर आपकी दूरगामी रणनीति, आपकी जो फौरी रणनीतियां हैं, फौरी रणनीतियों को पूरी तरीके से विफल कर देती है, तो दरअसल दूरगामी रणनीति की खामी मानी जाएगी। जी जी। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह होती ना, तो वो लोग यही करते, वो लोग उस यात्रा को स्थगित करते, घोषित रूप से चुनाव प्रचार करते और फिर लौट के उस यात्रा में करते। अब एक रिपोर्टर है अभिषेक उपाध्याय, जो गुजरात, जो पंजाब में भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट कर चुके हैं, एबीपी चैनल के हैं, और गुजरात में इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी बातचीत वो करते हैं अपनी रिपोर्ट में, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उनका कहना यह था कि दरअसल कांग्रेस ओनरशिप के संकट की शिकार है। गुजरात जाकर, ओनरशिप उन्हीं का शब्द, गुजरात जाकर राहुल गांधी ये कबूल नहीं करना चाहते कि इस चुनाव में अगर हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। हिमाचल प्रदेश जाके वो ये नहीं कबूल करना चाहते कि इस चुनाव में हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अभी वो इस तरह की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। देखिए ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक पराजित मानसिकता की तरफ इशारा करती हैं कि आप लड़ाई से पहले ही आपने मान लिया है कि यहां कोई हमारे लिए खास मौका नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि हम केवल एक नाम मात्र की उपस्थिति दर्ज कराकर ही रह जाएं। जी, ये काफी कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी। भाई कल आप एबीपी सी वोटर के जब हो रहा था आकलन, आप भी उसमें थे। बीजेपी का वोट गिरा है 4%, वो 45% पे आ गई है, और 20% पे पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के वोट ज्यादा गिरे हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि जो शुरू में सब लोगों को था कि बीजेपी की जगह कांग्रेस को ज्यादा डैमेज करेगी, तो वो तो वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले समय में, जैसा आपने कहा है कि मामला और बढ़ सकता है, मतलब वो बीजेपी की वोट को भी ज्यादा डैमेज कर सकती है आम आदमी पार्टी? असल में होता ही है कि धीरे धीरे जब ऐसी छवि किसी पार्टी की बनने लगती है कि वो सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले केवल वही टिक पाएगी, अगर वो हरा पाएगी तो केवल वही हरा पाएगी, या मुकाबला दे रही है तो वही मुकाबला दे रही है, उसके बाद बहुत सारा जो अनिश्चित, जो अनिर्णय का शिकार वोटर है, इसको फेंस सिटर कहते हैं, वो धीरे धीरे उसमें से जो वोटर आलोचनात्मक दृष्टि रखता है, वैसे बहुत से वोटर होते हैं, वो धीरे धीरे उस पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। तो आम आदमी पार्टी लगभग उसी पोजीशन में है, उसी स्थिति में है वहां पर। मैं तो ये मानता हूं कि अभी उसके पास 20% वोट हैं जो ज्यादातर कांग्रेस में से आते हैं, लेकिन अभी भी जो समीक्षकों का कहना है कि 100 वोट, खुद यशवंत देशमुख का कहना है कि 100, अगर आम आदमी पार्टी 100 वोटर मान लीजिए, उसमें 75 वोट कांग्रेस के खाते से आए हैं, लेकिन 25 वोट वो भाजपा के खाते से भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं भाजपा के खाते से वोट। जी, तो जो भी कांग्रेस के खाते में जो कमी हो रही है और भाजपा के खाते में जो कमी हो रही है, उससे ही आम आदमी पार्टी का आधार बन रहा है, उसकी दावेदारी आम आदमी पार्टी। अगर सोचिए कि अगर कांग्रेस इसी तरीके से वहां मरा गिरा चुनाव लड़ती रही, अनमने भाव से वहां पर चुनावी मैदान में रही, तो कांग्रेस के खाते से 5 या 10% वोट और आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए, तब फिर ये दिखाई पड़ेगा तो भाई 30 पार कर गई, 30% पार कर गई, और जो पार्टी 30% पार कर जाती है वो तो कुछ भी हो सकता है। जी, भाजपा के खाते में 3-4% वोट भी आ गया तो कुछ भी हो सकता है। पिछला कांग्रेस जो पिछले 2017 में चुनाव हुआ था, वो चुनाव दोहराया जा सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप हर सी वोटर के सर्वे को देंगे, हर क्षेत्र पे आप निगाह डालें,
तो हर क्षेत्र में आप कांग्रेस और भाजपा के वोटों को अगर जोड़ दें, ये सिर्फ तकनीकी जोड़ बागी गुड़ा भाग है, चुनाव इस तरह नहीं होता, लेकिन चूंकि आंकड़ों की बात हो रही है तो हम लोग उस बात को कर सकते हैं, तो वो भाजपा के वोटों से ज्यादा हो जाता है। यानी भाजपा से नाराज वोटर संख्या में ज्यादा हैं भाजपा से खुश वोटरों के मुकाबले। भाजपा जो जीतते हुए दिख रही है वो केवल इसलिए जीत रही है कि एंटी इनकम्बेंसी, सरकार विरोधी भावनाओं की नुमाइंदगी करने वाले वोट साफ तौर पर बट रहे हैं। वो उन वोटों का बंटवारा जितना कम होगा, अभी समय है, कुछ भी हो, जितना कम होगा उतना ही कांग्रेस तो पूरी तरीके से पराभव की तरफ चली जाएगी, हाशिए पूरी, जैसे दिल्ली ऐसी स्थिति हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से भी वोट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो चुनाव होते होते कुछ भी हो सकता है। और आम आदमी पार्टी इस मजबूती के साथ जमी हुई है, अरविंद केजरीवाल वहां पूरी तरीके से डेरा डाले हुए हैं। वो गुजराती भाषा में भी उन्होंने अपना एक संदेश जारी किया है, उसमें बड़े स्वाभाविक रूप से गुजराती बोलते हुए लग रहे हैं वो जी। तो ये सब जो हो रहा है गुजरात में, ये अभी लोग इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, मैं तो हर संभावना की ऊपर उंगली रख रहा हूं। गुजरात का चुनाव खुला हुआ है, गुजरात का चुनाव अभी बंद, ऐसा नहीं है कि नतीजा पहले से तय हो गया हो। हाँ, असेंबली भी हो सकती है। देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं एंटी इनकम्बेंसी की राजनीतिक अभिव्यक्ति क्या होगी, ये है बुनियादी केंद्रीय प्रश्न। एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि अक्टूबर में जब यही सर्वेक्षण हुआ था तब 35% लोगों ने यह कहा था कि हम भाजपा की सरकार को बदलने के लिए वोट करेंगे, लेकिन जब नवंबर में यह सर्वेक्षण होता है तो 43% लोग ये कहते हैं, यानी 8% लोगों का इजाफा हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात है? आप सोचिए 15 दिन बाद सर्वे होगा, इसमें 8% में 8% और जुड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो परिस्थिति बहुत तेजी के साथ बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी अभी इस बात से खुश है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम दोनों, एंटी इनकम्बेंसी बट रही है, हम चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे, भाजपा के प्रवक्ता इस बात का जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि भाई भूपेंद्र पटेल कौन है, वो किस बात के मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूं वो केवल वो डिजूरी चीफ मिनिस्टर हैं, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर तो अमित शाह हैं। गुजरात के वास्तविक मुख्यमंत्री अमित शाह। अगर भूपेंद्र पटेल दोबारा शपथ लेते हैं तो शपथ बोलेंगे, अधिकार अमित शाह को मिलेंगे। जी जी। तो ये एक नए तरह का मॉडल है, इसको रिमोट कंट्रोल मॉडल भी नहीं कह सकते आप। रिमोट कंट्रोल मॉडल में तो काफी कुछ काम मुख्यमंत्री करता है, कुछ बातों पर रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको सब बातें थमाई जाती हैं। यहां तो यह है कि मुख्यमंत्री केवल नाम मात्र का है, वो तो केवल मुख्यमंत्री दिखाने का है। एक एक काम, हर काम प्रधानमंत्री दफ्तर से और अमित शाह के जरिए होता है। ये एक अलग तरह का मॉडल है। जी जी। मैं एक थोड़ा यहां से निकल के एक बात और पूछ लूं आपसे, क्योंकि वो पिछले हफ्ते की एक बड़ी घटना थी और चूंकि चुनाव का था वो उसमें दब गई। सचिन पायलट जी जो एकदम से उठ के अशोक गहलोत को कह रहे हैं, मैं जो प्रश्न मेरा दूसरा है, मेरा प्रश्न यह है कि सचिन पायलट का चीफ मिनिस्टर बनने का सबसे ज्यादा अगर संभावना तो कांग्रेस में है। वो बीजेपी पे चले जाएंगे तो लाइन में बहुत पीछे खड़े होंगे। मतलब जैसे आप लाइन लगता है ना, कभी कभी रिजर्वेशन की लाइन में आप भाग के जाते हैं उधर की, शायद वो लाइन छोटी हो तो सबसे पीछे हो जाते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि उनके लिए ज्यादा संभावना चीफ मिनिस्टर की कांग्रेस में है, और वो अपने रिश्तों को बिना बात के इतना कड़वा करते जा रहे हैं कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनका क्या चाहते हैं वो। देखिए बहुत शुरू से ही वो गलत सलत राजनीति, गलत सलत दांव खेल के अपना नुकसान कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी तथाकथित बगावत की थी उस वक्त पूरी तरीके से चिन्हित हो गए थे कि वो भाजपा का गेम खेल रहे हैं, और उसके बाद से वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। एक जमाने में अध्यक्ष के तौर पर उनकी कांग्रेस को जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसकी सब लोगों ने प्रशंसा की थी, लेकिन उस शिखर पर पहुंचने के बाद तब से लगातार वो नीचे गिर रहे हैं। और अशोक गहलोत एक बहुत ही कुशल और चतुर राजनेता हैं, उन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस की राजनीति में पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया है। अब उनको लगता है कि केवल वो आला कमान के जो 3 सदस्य हैं, उन 3 सदस्यों के में उनकी जो अच्छी छवि है या उनके प्रति जो समर्थन है उसके जरिए वो राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये उनके अंदाजे अभी तक गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे। उन्होंने ये कह के फिर से अपना नुकसान किया है। दरअसल अगर कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री का, जो कि उस वक्त भी मुख्यमंत्री था जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, उसके बारे में एक सकारात्मक बात बोल रहा है और उसको ये इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि अब अशोक गहलोत भी गुलाम नबी आजाद की तरह भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, इस तरीके से पेश कर रहे हैं, तो इसका संदेश तो गलत ही जाएगा जी। इसका अशोक गहलोत को ही फायदा होगा। और मैं आपको ये बता दूं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए
और ये सौदा करके गए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और भाजपा ने इस रूप में चुनाव लड़ा, तो उसका तो कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला है भाई। जो अपनी छवि है, ये तो गुर्जर नेता की छवि है इनकी। अशोक गहलोत की छवि, हाँ, अशोक गहलोत की छवि तो बहुत ज्यादा व्यापक है। और उसके बाद तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राजस्थान के जो राजपूत वोटर हैं और जो गैर गुर्जर वोट है, वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा तेजी के साथ झुकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। तो आपका आकलन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में न केवल ये लाइन में पीछे खड़े हुए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा विन्यास वहां पर राजनीतिक शक्तियों का, उसमें कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी जी। मैं चलते चलते अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इमरान खान के ऊपर परसों गोली चली और ये हुआ, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे तुरंत मालूम नहीं क्यों, मुझे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जैसे चल रहे हैं वो याद आ गई। और मैं इसलिए उसको बोल रहा हूं क्योंकि राजीव गांधी की भी सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया था वीपी सिंह के जमाने में। इस समय भी वो जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है उससे भी नीचे किया गया है इन लोगों की सुरक्षा को, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए रखा गया है नए डिस्पेंसेशन। इमरान खान पे जब गोली चली तो आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहां भी मतलब राहुल गांधी अपने को एक्सपोज बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस? देखिए, होने के लिए तो सब कुछ हो सकता है और भारत में भी इस तरह के दीवाने लोगों की कमी नहीं है कि वो कोई अकेले दम पे ही कोई दुर्घटना कर दें। होने के लिए सब कुछ हो सकता है और उसके लिए सुरक्षा ठीक से मिलनी चाहिए, पूरी पेशबंदी होनी चाहिए और राहुल गांधी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भारत जो है, भारत की राजनीति पाकिस्तान से थोड़ी अलग तरीके की है। भारतीय राजनीति में एक प्रजातांत्रिक गुण है, प्रजातांत्रिक अंतरात्मा है, जिसमें ज्यादातर यही हो पाता है कि लोग स्याही छिड़क देते हैं या कभी कभी कोई पगलेट जूता फेंक देता है या कोई मुंह पे कालिक पोत देता है। अभी इस तरह की गतिविधियां ज्यादा देखने में आई हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधियां नहीं आई हैं कि कोई चाकू लेके झपटा हो और मशीन पिस्टल लेके धनाधन फायरिंग करने लगा हो। इस तरह की गतिविधियां देखने में नहीं आई हैं। तो हम लोगों को मनाना यही चाहिए कि ऐसा नहीं होगा और राहुल गांधी सफलतापूर्वक अपनी इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि वो अपने पैरों पर यात्रा करते हुए अपने पैरों पर, कांग्रेस के पैरों पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। इस बात के बारे में हम लोगों को ज्यादा विचार करना चाहिए। जी, मैं आपने चूंकि एक बात कही है, मैं उस पर भी एक छोटा विचार, जो आपने स्याही छिड़कने की और ये देखिए, पहले बहुत आम था काला झंडा दिखाना, काला वो दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना, नारे लगाना, और लोग अपना करते थे और शाम को घर चले जाते। लेकिन अब नया जो आज अपना निजाम है उसमें तो वो काली शर्ट पहन के नहीं जाने देते हैं, वो काली साड़ी पहन के नहीं जाने देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की जो सेफ्टी वैल्व्स थे, ये सब जहां पे विरोध का वो कहीं कमजोर हो रहा है, मुझे ये भी डर लगता है। नहीं, ये आपने सही जगह उंगली रखी। मैंने इस दृष्टि से नहीं सोचा था कि जब आप काला कपड़ा पहन के भी नहीं जाने देंगे, तो अगर कोई व्यक्ति या 2-3-4 व्यक्ति मिलकर अकेले दम पर विरोध करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका अख्तियार करेंगे। तो यही तरीका अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका ज्यादा आक्रामक है और इसमें वो विरोध करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा बड़े खतरे का शिकार होता है, उसके ऊपर जुर्म भी ज्यादा बनता है। और अलोकतांत्रिक किस्म का तरीका है कि आप किसी पे हमला करें, किसी पे जूता फेंकें या स्याही छिड़कें या मुंह पे कालिक पोतने की कोशिश करें, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इससे कोई उन लोगों को आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है जिन लोगों ने ऐसा किया है। जी जी, उनको सब लोग घटनाओं को भी भूल चुके हैं लोग, सब लोग। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभय ज्वाइन करने के लिए। और अगले हफ्ते तक तो चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी मुझे लगता है उस समय। तो हाँ, हिमाचल प्रदेश का चुनाव आखिरी लास्ट के 1-2 दिन बचे होंगे, हिमाचल की भी बात करेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।